हेलो अंशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वियिंग वहीं वांग जी के पास सो जाता है। रात के समय वो एक सपना देख रहा था। सपने में वो एक टूटती फूटती बिल्डिंग पर नीचे फ्लोर पर पड़ा हुआ था। उसके आसपास बहुत सारी लकड़ियां और पत्थर पड़े थे। वो बिल्डिंग धीरे धीरे करके टुकड़ों में टूट रही थी। वहीं कुछ दूरी पर वहाँ एक यंग मैन भी लेटा हुआ था, जिसका फेस क्लियर नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में था। वो दोनों उस बिल्डिंग में बहुत लंबे समय से फंसे हुए थे। उनकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। वियिंग अपना हाथ उस यंग मैन को देना चाहता था और उसकी मदद करना चाहता था। अचानक से बिल्डिंग से एक और प्लैंक गिरता है, जिससे एक ब्लैक स्मोक का क्लाउड बनकर वियिंग को पूरी तरफ से घेर लेता है। वियिंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ से एक सोल्जर्स का ग्रुप उसकी तरफ भागा चला रहा था। वो सोल्जर्स उस यंग मैन को रफली उठाते हैं। वो यंग मैन दर्द से और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। आखिर वियिंग खड़ा होता है और उसके चारों ओर वो काला धुआं जो था वो उन सोल्जर्स पर अटैक करने लगता है। ऐसा सपना वियिंग ने पहले भी कई बार देखा था। वियिंग ये सपना देख ही रहा था कि तभी उसे एक सॉफ्ट वॉइस सुनाई देती है, विवुशन। धीरे धीरे वियिंग अपनी आंखें खोलता है। उसकी नजर पास ही में बैठी वांग जी पर पड़ती है। वांग जी का लार्ज हैंड वियिंग के फोरहेड पर जेंटली टच हो रहा था, जैसे वांग जी देखना चाह रहा हो कि वियिंग की तबीयत ठीक है या नहीं। वियिंग की पूरी बॉडी पर पसीना था। उसने जो सपना देखा था उससे वो बहुत डरा हुआ था, पर फिर भी वो गहरी सांस लेता है और वांग जी से कहता है, योर हाइनेस, ये सब मेरे साथ नॉर्मल है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वांग जी उससे पूछता है, मैं जानना चाहूँगा कि तुम्हारी नज़र में नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है। वियिंग कहता है, नॉर्मल मतलब ये मेरे साथ होता रहता है। ये एक सपना था, एक बुरा सपना, और बुरे सपने तो हर किसी को आते होंगे ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वांग जी उससे कहता है, तुम जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वियिंग कहता है, हाँ, क्योंकि ये सपना थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा था, पर नेवर माइंड, मुझे सिर्फ थोड़ा सा सिर दर्द है, बाकी मैं ठीक हूँ। क्यों ना अब हम थोड़ी सी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बातें करें, योर हाइनेस। मैं सुबह सुबह आपका मूड खराब नहीं करना चाहता। वांग जी उसे एक अनकन्विंस्ड लुक देता है, पर वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वो बेड से उठता है और पास ही में रखी टेबल के पास से जाकर टी पॉट से एक कप में टी करता है और वियिंग के पास लेकर आता है। वो उससे कहता है, ब्रेकफास्ट टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। वियिंग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या सच में मैंने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया? हांग गोंगजुन, आपके क्लाइंट के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? मुझे पता है कि आपकी क्लाइंट की शुरुआत किसी बुद्धिस्ट मॉन्क ने की थी, पर अब तो मॉन्क ने भी अपने नए तरीके शुरू कर दिए हैं। क्या आपको पता है कि बुद्धिज्म की एक न्यू ब्रांच है, जिसका रूल है जब भी तुम्हें भूख लगे तभी खाना खा लेना चाहिए, और जब भी तुम्हें सोने का मन करे तभी सोना चाहिए। एक सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। मुझे ये रूल्स बहुत पसंद आए, क्योंकि एक कल्टीवेटर की लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या आपकी क्लाइंट को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए? वियिंग बोले जा रहा था, पर वांग जी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपने पास से एक वुडन बॉक्स निकालता है, उसे खोलता है और एक प्लेट में 1 बाय 1 डिशेस रखने लगता है। वो वियिंग से कहता है, अब आकर खाना खा लो। ये सुनते ही वियिंग एकदम शॉक्ड रह जाता है और वो वांग जी से कहता है, योर हाइनेस, प्लीज मुझसे ये मत कहना कि आपने मेरे लिए ये फूड बचा कर रखा है। वांग जी उससे नजरें मिलाना अवॉइड करने लगता है और वो एक स्ट्रेट फेस के साथ वियिंग से कहता है, बस कल के लिए कंपनसेट कर रहा हूँ। वियिंग का फेस तुरंत ब्राइट हो जाता है। वो मुस्कुराने लगता है और वहाँ टेबल पर आकर कहता है, पर ये तो मुझे एक अपॉलॉजी जैसा लग रहा है। वैसे मैं भी आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। कल रात मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। रात को जो भी कुछ हुआ था वो उन दोनों के सामने आने लगता है। वांग जी एक्सेप्टेंस में सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है, हालांकि उसके कान बहुत ज़्यादा लाल पड़ गए थे। वो जेंटली वियिंग के पास चाय का वो कप रख देता है। वियिंग चाय पिए जा रहा था, पर उसका फोकस वांग जी से हट ही नहीं रहा था। पहली बार जब उसने वांग जी को देखा था तो काफ़ी अंधेरे में देखा था, जिस वक्त वांग जी काफ़ी ज़्यादा डेडली दिख रहा था। लास्ट नाइट उसने चांदनी रात में वांग जी को देखा था। बार बार वांग जी के फेस पर रोशनी आ रही थी और जा रही थी, पर आज सुबह के दिन वो वांग जी का फेस क्लियरली देख पा रहा था। सूरज की रोशनी उनके रूम के अंदर आ रही थी, जिसमें वांग जी का फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था।
उसके चीक्स बहुत सॉफ्ट थे, लिप्स बहुत ज़्यादा प्लम्पी थे और आंखें बिल्कुल टाइगर जैसी थी। वांग जी को देखते देखते वोयिंग अचानक अपने लिप्स लिक करने लगता है। कल रात को जो भी कुछ हुआ था उसे थोड़ा सा गिल्टी तो फील हो रहा था कि उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, पर आज वांग जी को देखने के बाद उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा था। वो वांग जी की लाए हुए लोटस रूट्स खाने लगता है। उसके बाद वो वांग जी से पूछता है, आपने अभी तक मुझे बताया नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। अगर आपको मेरी कल्टीवेशन स्टाइल से कोई प्रॉब्लम है तो उसको लेकर तो मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारे असिस्टेंस की ज़रूरत है। हालांकि वो मन में सोच रहा था, क्या मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं रात के समय इसलिए तुम्हारे पास आया क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा था, बार बार तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुम्हें देखना चाहता था। वोयिंग कहता है, आपको मेरे असिस्टेंस की क्या ज़रूरत है, मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ। वांग जी कहता है, मुझे एक बुक मिली है, मुझे शक है कि उसमें कुछ क्लिनजिंग स्पेल्स हैं। वो बुक एक मेडिकल कल्टीवेटर पीछे छोड़ गया था जिसने घोस्ट पाथ के बारे में स्टडी की थी। हालांकि उसमें बीच में कुछ मिसिंग पेजेस हैं जिसमें से कुछ पार्ट ऑफ म्यूजिक गायब है, फेड हो चुका है। वोयिंग कहता है, तो आप चाहते हैं कि मैं उन स्क्रिप्चर्स को ढूंढने में मदद करूं? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है और उससे कहता है, तुम्हें म्यूजिक में और इन घोस्ट पाथ टेक्निक्स में काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसलिए तुम मेरी मदद कर सकोगे। वोयिंग कहता है, अगर ऐसा है तो हम पहले पूरी म्यूज़िक शीट्स को डिफरेंट मेलोडीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं। हम उसे मेरी बॉडी पर ट्राई करेंगे, फिर हम देखेंगे कि मेरी बॉडी पर उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद हम मिसिंग पार्ट्स के बारे में पता लगा सकेंगे। वांग जी कहता है, ठीक है, पर तुम्हारी सेफ्टी के लिए हम डार्क स्पेल्स वाले नोट्स को ट्राई नहीं करेंगे। वोयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, ये काफ़ी ईजी है, मैं कर सकता हूँ। कुछ टाइम बाद वो फिर उससे कहता है, हांग गुंजुन, एक और क्वेश्चन है, अगर आपको सिर्फ मेरा असिस्टेंस चाहिए था तो आप आधी रात के वक्त क्यों आए, वो भी आप खुद चल कर आए। आप मॉर्निंग में किसी कैरेज को भेज सकते थे। क्या आप मुझे देखने के लिए इतने ज़्यादा इम्पेशेंट होते जा रहे थे? ऐसा कहकर वो अपनी टीजिंग आइज से वांग जी को छेड़ने लगता है, पर वांग जी उसका कोई जवाब नहीं देता। वो टेबल को क्लीन करने लगता है और सारी प्लेट्स को वुडन ट्रे में प्लेस करता है। वोयिंग उसे ही देखे जा रहा था और अपने आंसर का इंतज़ार कर रहा था, पर उसे कोई आंसर नहीं मिलता। वांग जी खड़ा होता है और जिंगशी से बाहर निकल जाता है। अब वो दोनों साथ में मिलकर वो सारे नोट्स कॉम्बिनेशन को ट्राई करते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने 3 मिसिंग नोट्स कंप्लीट भी कर लिए थे। अब वोयिंग नेक्स्ट नोट के लिए अपनी फ्लूट पर ट्यून बजाना शुरू करता है। वांग जी उसके लिप्स की तरफ ही देखता रहता है। जिस तरह उसके सॉफ्ट लिप्स फ्लूट को टच कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा इनवाइटिंग लग रहे थे। वांग जी को वो सारी टचिंग और टीजिंग याद आने लगती है जो वोयिंग उसके साथ कर रहा था। वांग जी भी अपनी गुचिन प्ले करना शुरू कर देता है। उन दोनों की मेलोडीज आपस में कोलाइड होती हैं और एक ऐसे म्यूजिकल नोट का कॉम्बिनेशन तैयार होता है जिससे वो दोनों फिजिकली अराउज्ड होने लगते हैं और दोनों को ही लास्ट नाइट की बातें याद आती हैं। वांग जी को वोयिंग के लार्ज हैंड्स अपनी बॉडी पर याद आते हैं और वोयिंग किस तरह उसे टच कर रहा था, वांग जी को वो सब याद आ रहा था। दोनों की ही सांसें बहुत गहरी हो जाती हैं। तभी वोयिंग कहता है, ये सब कुछ कितना स्ट्रेंज है लंजा, समझ नहीं आ रहा कि ये फीलिंग क्यों हो रही है। क्या इस म्यूजिक पीस को प्ले करने में मैंने कोई गलती कर दी? पर मैंने तो इंटॉक्सिकेशन स्पेल प्ले किया था, मुझे अल्कोहल का इफेक्ट फील होना चाहिए, पर उसके बदले मुझे हॉट और वियर्ड सा फील हो रहा है। क्या मुझे बुखार हो गया है? वोयिंग ने कोई गलती नहीं की थी, वो म्यूजिक पीस पूरी अच्छे तरीके से रिस्टोर्ड था। पर वांग जी जो म्यूजिक प्ले कर रहा था उसमें वाइल्ड डिजायर्स थे, ऐसे डिजायर्स जो वोयिंग ने ही उसके अंदर शुरू किए थे। वोयिंग वांग जी से कहता है, योर हाइनेस, क्या आप प्लीज़ मुझे चेक कर सकते हैं कि क्या मुझे फीवर है या नहीं? ऐसा कहकर वोयिंग वांग जी के बहुत नज़दीक चला जाता है और अपना फोरहेड वांग जी के फोरहेड पर रख देता है। उन दोनों के इतने ज़्यादा नज़दीक होने पर वांग जी एकदम फ्रीज हो जाता है। वोयिंग एक बार फिर पूछता है, हांग गुंजुन, क्या मुझे फीवर है? वांग जी उससे कहता है, मुझे नहीं पता। वोयिंग अपने फोरहेड को वांग जी के फोरहेड से और भी ज़्यादा टाइटली प्रेस करते हुए कहता है, पर आपका फेस भी बहुत बर्न हो रहा है। अब वोयिंग अपना हाथ वांग जी के चीक्स पर ले जाते हुए कहता है, क्या आपको भी फीवर हो गया है? अब वांग जी की सांसें एकदम रुक जाती हैं। वो कुछ कहने वाला था पर वो देखता है कि वोयिंग उसके लिप्स की तरफ ही देखे जा रहा था।
जैसे ही वो वांग जी की आंखों में देखता है, वुयिंग तुरंत पीछे हट जाता है। वांग जी को थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील होता है, पर वो देख सकता था कि वुयिंग शाय फील कर रहा था। वुयिंग वांग जी से नजर चुराते हुए कहता है, शायद आपकी मेलोडी ने मेरी मेलोडी को पार्शियली रिपेल किया है, इसलिए हम दोनों ही अफेक्टेड हो गए। शायद हमें कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए। वांग जी भी खुद को कंट्रोल करता है और वो सोचने लगता है कि वो क्या कोई बड़ी मिस्टेक करने जा रहा था। फिर वो वुयिंग से कहता है, अब हम बाद में ट्राई करेंगे, अभी तुम रेस्ट करो। वो दोनों ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के दौरान वांग जी क्लैरिटी म्यूजिक प्ले करता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। उसके बाद वांग जी कहता है, आज के लिए इतना काफ़ी है। वुयिंग भी अपनी आर्म्स स्ट्रेच करता है और एक स्माइल के साथ कहता है, आज मैंने बहुत मज़े किए हांग गुंजुन, पर अब मैं बहुत थका हुआ हूँ। आज रात में एक बेबी की तरह सोने वाला हूँ। आपकी गुचिन स्किल्स सच में वंडरफुल हैं। आपके म्यूज़िक से सच में बहुत सूदिंग फील हो रहा था योर हाइनेस। तो अब हम ये फिर से कब करने वाले हैं? इससे पहले कि अंधेरा हो जाए मुझे ब्रॉथल वापस लौटना होगा, पर आप जब कहें मैं तभी फिर से आ जाऊंगा। वांग जी उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ रुकना चाहोगे? वुयिंग कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं रुकूं? वांग जी कहता है, हाँ, ये एक इनविटेशन ही है। वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आप इनविटेशन दे रहे हैं तो हाँ, मैं बिल्कुल रुकूंगा। मेरे जैसा पुअर आर्टिस्ट क्यों नहीं ऐसे ड्रीम प्लेस में रुकना चाहेगा? वांग जी कहता है, अगर ये पुअर आर्टिस्ट इतना टैलेंटेड है फिर ये ब्रॉथल्स में क्यों रहता है? वुयिंग कहता है, लग्जरी ब्रॉथल्स में परफॉर्मेंस करके बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं, और वैसे भी मैं कौन सा वहाँ अपनी खुद की बॉडी सेल करता हूँ। हालांकि अगर ऐसा करना भी पड़ा तब भी मेरे लिए टोटली फाइन होगा। तभी वांग जी उससे कहता है, तुम ऐसा नहीं करते? वुयिंग कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, मैं बस क्लाइंट को टीज करता हूँ अपने म्यूजिक से और डांस से, उनके साथ किसी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करता। वांग जी को रिलीव्ड फील होता है, क्योंकि लास्ट नाइट जब वो वुयिंग को ब्रॉथल से खींच कर लाया था, ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि उस लेडी के वुयिंग पर हाथ रखने पर उसे बहुत जेलसी फील हो रही थी। पर अब वुयिंग के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कि वो अपनी बॉडी सेल नहीं करता, वांग जी को एक तरफ बहुत अच्छा फील हो रहा था तो उसे दूसरी तरफ शेमफुल भी फील हो रहा था। वुयिंग कहता है, योर हाइनेस, मुझे पता है कि आपकी क्लाइंट इस तरीके के काम के बारे में क्या सोचती है, पर आप तो अब रिलीव्ड फील कर रहे होंगे ना कि मैं उतना भी डर्टी नहीं हूँ जितना आपने सोचा था। मुझे खुशी है कि अब केवल मेरी कल्टीवेशन आपकी नज़र में डर्टी है, मैं नहीं हूँ। वो अपनी चैंचिंग उठाता है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है, विभूषण, तुम अपने आप ही अजम्पशंस बना रहे हो, मैंने ऐसा तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। वुयिंग उससे कहता है, गुड नाइट योर हाइनेस, और उसका बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। वांग जी को अपने दिल में थोड़ा सा दुख होता है। वुयिंग बाहर एक वाइट ब्रिज पर खड़ा हुआ था और सोच रहा था। एक बार फिर वो भावनाओं में बह गया और उसने प्रिंस लांगवांग जी के साथ जेन्युइनली अच्छा समय बिताया। वो एक बार फिर भूल गया कि वो यहाँ किस मकसद से आया है। लांगवांग जी एक प्रिंस है, एक राइटियस क्लान से है। लांगवांग जी की नज़रों में वुयिंग जैसे लोग तो कुछ भी नहीं होंगे, बस एक कन्वीनियंट टूल होंगे। बल्कि उसने तो लेंस के बारे में यही सुना था कि लेंस हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं। वुयिंग एक बार फिर खुद को समझाता है कि उसे प्रिंस लांगवांग जी को लेकर किसी तरीके की फीलिंग्स नहीं रखनी है। उसे यहाँ उन्हें मारने का ऑर्डर दिया गया है, जिससे वो आगे होने वाले युद्ध को बचा सके, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि गुसु किंग बाकी क्लैंस के साथ युद्ध करने के बारे में सोच रहे हैं। वुयिंग को अब अपना दिल पत्थर का बनाना था। तभी पीछे से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, मास्टर वे। वुयिंग पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ लैन शिचैन खड़ा था। वो उससे कहता है, योर मैजेस्टी। शिचैन कहता है, मुझे लगा ही था कि आप मुझे यहाँ मिलेंगे। वांग जी ने मुझे बताया था कि वो कुछ एंशिएंट बुक्स को रिस्टोर करने के बारे में सोच रहा है, जिसमें वो आपकी मदद चाहता था। इसका मतलब आप उसकी मदद के लिए तैयार हो गए हैं? वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, शायद मुझे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हिज मैजेस्टी, आप बिल्कुल करेक्ट हैं। कम से कम मैं असिस्ट तो कर ही सकता हूँ। शिचैन कहता है, गुसुलान तुम्हारे लिए बहुत ग्रेटफुल रहेगा, तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। वुयिंग कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी योर मैजेस्टी, रिसर्च करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिचैन मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ भी हो तुम्हें कंपनसेट तो किया जाएगा।
वैसे मैं तुम्हारी प्रेजेंस को और भी ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा भाई इजीली किसी की कंपनी एंजॉय नहीं करता। वो अक्सर बातें भी केवल मुझसे या अंकल से ही करता है। मुझे बहुत खुशी है कि इतने सालों बाद फाइनली उसे एक दोस्त मिला है। ये सुनने के बाद वहींग को एक बहुत ही वार्म फीलिंग होने लगती है और उसे वांगजी की लोनलीनेस पर काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा था। वो चैन से कहता है, मैं इस मैजेस्टी को खुश रखने में पूरी कोशिश करूँगा। उस रात जब वांगजी अपने रूम में सो रहा था, कहीं ना कहीं उसे मन कर रहा था कि काश आज रात भी वहींग उसके रूम में आ जाए। उसका दिल कर रहा था कि वहींग फिर से उसके बेड में आकर उसके साथ नॉटी हरकतें करने लगे। वो बार बार जुंगशी से बाहर झांक रहा था कि काश उसे वहींग बाहर जाता हुआ दिखे या उसकी कदमों की आहट सुनाई दे। 1 घंटा बीत गया था पर जिंगशी के बाहर कोई भी नहीं आया था। वांगजी वहींग का इंतज़ार करते करते फाइनली थक कर सो जाता है। ओके गाइस, आज के इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। आई होप आज का पार्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।